गुड मॉर्निंग। देखिए, आपके एमएससी फाइनल में जीन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मेल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। ठीक है, पूरी टॉपिक का ही अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं कि डेवलपमेंट पर किस प्रकार से हम इफेक्ट डालते हैं ये चीज़ें। तो मेल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन की अगर बात करें तो देखिए, मेल फॉर्मेशन भ्रूणीय परिवर्तन के समय कभी कभी कोई परिवर्तन ऐसा आता है, यानी ऐसी अल्ट्रेशन हो जाता है कि एक असामान्य एम्ब्रियो का यानी एबनॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसा बदलाव होता है कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो जो बनना चाहिए वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो न बनकर एक क्या होता है, एबनॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे हम मेल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेल फॉर्मेशन। और ये एबनॉर्मलिटी कभी कभी इतनी ज्यादा इफेक्टिवली होती है कि ऑर्गेनिज्म के और इस पूरे जीव को सामान्य लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? मॉन्स्टर, राक्षस। ठीक है, मेल फॉर्मेशन सिंड्रोम के रूप में अपीयर होता है। क्या होता है? सिंड्रोम के रूप में अपीयर होता है। ह्यूमन मेल फॉर्मेशन को हम पीबेलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीबेलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि म्यूटेशन इन ए जीन, यानी अगर जेनेटिक मेटेरियल के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ रही है जेनेटिक मेटेरियल में चेंज होने से, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल फॉर्मेशन। जबकि डिसरप्शन क्या होता है कि एक्सोजीनस एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो जिसके द्वारा जेनेटिक मेटेरियल की कोई भी भागीदारी नहीं है, यानी ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो किसके कारण हो रही है? एक्सोजीनस एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? एक्सोजीनस एजेंट के द्वारा, जैसे सर्टेन केमिकल्स। यानी देखो, मेल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन दो चीजें हैं। सबसे पहले इनका अंतर देखिए। अगर जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, में अगर जेनेटिक मटेरियल प्रभावित हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जिसके कारण, यानी किसी भी सिंड्रोम के कारण अगर किसी भी जीव की उत्पत्ति यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो रही है, समझ गए ना? अगर किसी भी सिंड्रोम के कारण किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में अगर एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेल फॉर्मेशन। जैसे गुणसूत्रों की कमी से अगर किसी भी जीव के अंदर एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो रही है तो उसे हम किस श्रेणी में इंक्लूड करेंगे? मेल फॉर्मेशन की। सिकल सेल एनीमिया है, किसके कारण हो रहा है? मेल फॉर्मेशन के कारण। ठीक है ना? तो अगर म्यूटेशन होता है किसी भी जीव के अंदर, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? मेल फॉर्मेशन कह रहे हैं। जैसे सिंड्रोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नम सिंड्रोम, ये किसके एग्जाम्पल है? मेल फॉर्मेशन के हैं। जबकि डिसरप्शन की बात करें हम, किसकी बात करें? डिसरप्शन की बात करते हैं तो ये भी एक एबनॉर्मलिटीज है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक्सोजीनस एजेंट, बाहरी कारक, जैसे कुछ केमिकल, वायरस, रेडिएशन, उच्च तापमान, इनके कारण उत्पन्न होने वाली एबनॉर्मलिटीज को हम किसकी श्रेणी में इंक्लूड करते हैं? डिसरप्शन की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना? और जो एजेंट
डिसरप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो टेरिटोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उनको टेरिटोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या है? मॉन्स्टर फॉर्मर। इसका मतलब क्या है? मॉन्स्टर फॉर्मर। एंड जिस प्रकार इन्वायरमेंटल एजेंट नॉर्मल डेवलपमेंट को डिसरप्ट करते हैं, इस स्टडी को हम टेरिटोलॉजी कहते हैं। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा अगर किसी भी बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या, एक्सोजीनस एजेंट है ये, वायरस, केमिकल्स, रेडिएशंस, हाइपरथर्मिया, ये सारे के सारे क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ये एक्सोजीनस एजेंट हैं, इन्हीं के द्वारा एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसरप्शन की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पहला इसमें देखते हैं कि टेरिटोजेंस के बारे में पब्लिक 1960 में एक अटेंशन यानी हुई और निम्न प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। एक तो होता है म्यूटेटेड जीन, उत्परिवर्तन जीन, जो नॉर्मल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट, हम डिसरप्शन की बात करें पहले। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट की अगर हम बात करें यानी ऐसे भौतिक कारक जिनके कारण डिसरप्शन यानी बच्चे के डेवलपमेंट प्रभावित होता है। एक्स, इसमें कौन आता है? एक्स-रे। एक्स किरणें जो होती हैं वो भी बच्चों में एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करती हैं। और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी क्या होगा? डिसरप्शन उत्पन्न होगा। दूसरा है, ये तो पहला था इसके कारण है। दूसरा है केमिकल एजेंट। कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जिनके कारण डिसरप्शन यानी एबनॉर्मल बच्चे उत्पन्न होते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स और अल्कोहल एंड ड्रग्स। इसमें कौन आता है? अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ दवाइयां और स्टीरॉइड्स, इनको लेती है अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला तो बच्चा अगर इनकी डोज हाई रहती है तो एक एबनॉर्मल बच्चा उत्पन्न होता है। फिर तीसरा आता है माइक्रोब्स, पैरासाइटिक माइक्रोब्स, यानी क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक माइक्रोब्स, जैसे रूबेला, हर्पीज। रूबेला जो रेबीज यानी रूबेला जो वायरस है और हर्पीज है, ये किसके एग्जाम्पल है? जैसे हर्पीज और रूबेला, ये क्या करते हैं? एक नॉर्मल बच्चे में एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? अदर एजेंट्स कौन कौन से हैं? किसी भी न्यूट्रिएंट या एसेंशियल सब्सटेंस की कमी जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी एक बच्चे को क्या किस चीज की आवश्यकता होती है माँ के गर्भ में, अगर उस महिला के अंदर उस चीज की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, एसेंशियल सब्सटेंस की कमी है, तो एबनॉर्मल बच्चा उत्पन्न होता है। और ये सारे के सारे क्या है? एक्सोजीनस एजेंट हैं। ये क्या है? एक्सोजीनस एजेंट है। अगर इन एजेंट्स के द्वारा अगर किसी भी बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिसरप्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिसरप्शन। ठीक है, क्योंकि जैसे एक्सरे है, ये एक्स किरणें होती है, वो हानिकारक आयनीकृत जो किरणें होती है वो क्या करती है? डिसरप्ट करती है, क्रोमोसोम्स को तोड़ देती है, डीएनए की स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करती है। केमिकल एजेंट होते हैं, अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे एक एग्जांपल दिया गया था कि अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा एक शहर था, वहां पर एक खेत में महिला काम करती थी। उस खेत के अंदर 53 प्रकार के केमिकल यूज में आते थे। टमाटर का खेत था, उस खेत में एक टमाटर को चुगने वाली जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके शरीर में वो केमिकल एजेंट थे, वो
अंदर जा रहे थे धीरे धीरे। जब उसके जो बच्चा पैदा हुआ तो उसने उस बच्चे में एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हुई बहुत जबरदस्त, यानी उसके जो ये हाथ होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर लगे हुए थे, जो पैर के जो फीमर जो बोन थी वो थी नहीं, डायरेक्ट ही जो पैर की जो उंगली यानी पैर था जो तलवा आता है वो डायरेक्ट ही कमर के ऊपर लगा हुआ था। नाक था ही नहीं, नाक की जगह छिद्र ही था सिर्फ, ठीक है ना। तो एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो गई ना केमिकल्स के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से कुछ मैंने आपको इतनी चीजें बताई है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, देखो केमिकल्स की अगर बात करें तो केमिकल्स भी कई प्रकार के होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं और नॉन ह्यूमन मेड होते हैं। ह्यूमन मेड की बात करते हैं कि मनुष्य के द्वारा निर्मित जो होते हैं, जैसे मेडिसिन होती है, पेस्टिसाइड्स होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, खरपतवार नाशक होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और एक बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं बनाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं जी, यानी देखो केमिकल, ऐसे केमिकल बॉडी के लिए सभी टाइप के केमिकल जो स्वयं नहीं बनाते, बॉडी स्वयं नहीं बनाती, ठीक है ना, इन्हें जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक्स। मैन मेड होते हैं और एक होते हैं नेचुरल जीनोबायोटिक्स। ऐसे केमिकल पदार्थ जो मनुष्य का शरीर खुद नहीं बनाता, बाहर से ग्रहण करता है। एक तो होता है मैन मेड जीनोबायोटिक्स, मनुष्य खुद फैक्ट्री में बनाता है, जो भी मैंने बताया आपको, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारे। एक होते हैं नेचुरल जीनोबायोटिक्स, ऐसे पदार्थ जो केमिकल की बात करें, केमिकल एजेंट जो मनुष्य के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उन्हें जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। उनमें जो नेचुरल जीनोबायोटिक्स होते हैं वो जीनोबायोटिक्स जैसे ड्रग्स हैं, जो वनस्पतियों के द्वारा मेटाबॉलिक यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एल्कलॉइड्स, पादप मूल के विषम चक्रीय ऑर्गेनिक केमिकल है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, एनिमल की कार्य की पर इसका इफेक्ट पड़ता है। मॉर्फिन है, एल्ट्रोपिन है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट बेड पर इसका बहुत, यदि प्रेग्नेंट बेड, जैसे वेरेट्रम कैलिफोर्निया नामक वनस्पति है जो अमेरिका के रॉकी माउंटेन फील्ड में ही पाई जाती है। प्रेग्नेंट बेड इसका अगर भोजन करती है तो उसके एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम की क्षति होती है, अर्थात डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के हेड का सेंट्रल में साइक्लोप्स नामक एक काल्पनिक दैत्य बीज के अंदर एक आंख डेवलप हो जाती है, जिसे हम साइक्लोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोपिया, ठीक है। कीटनाशक होते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो मैंने आपको डिस्ट्रप्शन के बारे में बताया है। मेल फॉर्मेशन, अगर जेनेटिक मटेरियल में, अगर फर्टिलाइजेशन के समय ही अगर जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज रहता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसे बोलते हैं मेल फॉर्मेशन। इसमें जेनेटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जबकि इसमें क्या है, एक्सोजीनस एजेंट होते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एक अधिसूत्रता, एक न्यून सूत्रता, यानी गुणसूत्र का 46 की जगह 47 का पाया जाना, 46 की जगह 45 का पाया जाना, ठीक है, उनमें म्यूटेशन हो जाना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मेल फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये अपना टॉपिक था, वो है मेल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन, ठीक है। मेल फॉर्मेशन में देखो हम कई एग्जाम्पल्स में हम स्टडी कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम कोई भी कारक अगर चेंज, यानी कोई भी कारक अगर चेंज होकर एम्ब्रियो के जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक कंपोजिशन को अगर प्रभावित कर देता है, उसमें परिवर्तित करके उसमें परिवर्तन लाता है, उसको परिवर्तित करके अगर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ठीक है ना। मेल फॉर्मेशन इसी की श्रेणी में आता है।
और मेल फॉर्मेशन किस रूप में अपीयर होते हैं हमें? सिंड्रोम के रूप में। किस रूप में होते हैं? सिंड्रोम के रूप में अपीयर होते हैं। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मेल फॉर्मेशन के ही एग्जाम्पल हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने के कारण अगर एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है तो मेल फॉर्मेशन होता है, और अगर बाहरी कारक जैसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, पैरासाइटिक माइक्रोब्स के कारण अगर किसी भी जीव के अंदर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसरप्शन। दैट इज कॉजेज बाय द एक्सोजेनस एजेंट एंड दैट इज कॉजेज बाय द जेनेटिक मटेरियल चेंजेस या म्यूटेशन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक था मेल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। ठीक है, 9.2 जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जय हिंद।